नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुनः सीटेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का संकलन लेके आया हूँ, जो कि आपको बहुत मदद करेगा एक बेहतर शिक्षक बनने में। पहला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को, लोकतांत्रिक स्वभाव का मतलब वह विद्यार्थियों को बोलने, उठने, बैठने की आज़ादी देता है, आने जाने देता है कहीं भी अपनी कक्षा में। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर के अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? समझते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि एक शिक्षक है जो कि अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण कक्षा में सभी विद्यार्थियों को कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि वो जाकर के अपने सामूहिक चर्चा के माध्यम से पठन पाठन कर रहे हैं। कुछ क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं क्लास में, तो कुछ बच्चे अपने शांत बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षक अपना भूमिका निभा रहा है। वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है सारी चीज़ें। अब इसमें एक अभिभावक आते हैं उसी समय क्लास में। वो चूँकि उन्होंने ना तो हो सकता है साइकोलॉजी ना पढ़ी हो, या शिक्षण कार्य में उनको ऐसा लगे कि भाई मेरा बच्चा है वो कुछ सीख नहीं रहा है और यहाँ टीचर भी कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, वे सब ऊधम मचा रहे हैं, ऐसा लग सकता है उनको। तो आप ऐसी स्थिति में वो इसका अगर विरोध करते हैं तो क्या करेंगे? ऑप्शन सुनेंगे। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे अपने बच्चों का अनुभाग बदल लें। मतलब उनका सेक्शन करने के लिए अभिभावकों को अनुरोध करना चाहिए कि भैया हम नहीं इन शिक्षक से पढ़ाएंगे, आप हमारे बच्चों का सेक्शन चेंज कर दें। नहीं, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि शिक्षक बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से, साइकोलॉजिकल ढंग से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ज़रूर उनको विश्वास करना चाहिए शिक्षक को। अभी हम शिक्षक हैं तो हमें पता है कि विभिन्न परिस्थितियां क्लास में आती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर पे बात ही नहीं करते। मैं खुद अपना एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक बच्चा था जिसका जब एडमिशन हुआ तो उनके चाचा बोल रहे थे कि सर ये बिल्कुल बात नहीं करता है, घर पे तो बात करता है लेकिन विद्यालय में बिल्कुल किसी से बोलता ही नहीं है। तो उसकी यह समस्या थी कि जिस अन्य विद्यालय में पढ़ रहा था वहाँ वो उससे अमनोवैज्ञानिक ढंग से ट्रीट कर रहे थे। उसके विचारों को ना तो मान्यता दी जा रही थी और उसको बहुत ही ज़्यादा पीटा और मारा जा रहा था, जिसके कारण उसके अंदर एक भय व्याप्त हो गया था और वो बिल्कुल बात नहीं करता था। और आज वही बच्चा क्लास में बात भी करता है, प्रश्न भी पूछता है और पढ़ता भी है। तो ये है साइकोलॉजी की ताकत। तो हमको खुद समझना है और गार्जियंस को भी ये समझना चाहिए कि अगर शिक्षक हैं, ट्रेंड हैं, तो हमें उन पे विश्वास करना चाहिए। वो हमारे बच्चों को बेहतर करने के लिए ही सारे काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं अगला विकल्प। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल ही गलत है। अभी जैसा कि बताया मैंने, बिल्कुल ही गलत है ये भी, क्योंकि शिक्षक पे आप पे भरोसा करना है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षक तो मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ा रहा है, तो शिकायत क्यों करेंगे आप? ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अच्छा, तार्किक रूप का मतलब क्या है? कि वो उसके बारे में चिंतन कर सके, तर्क के आधार पर चिंतन कर सके, सोच सके उसके बारे में।
तो बच्चे की अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने। ये जैसे संवेदी पेशी अवस्था, ये होती है 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में जो बालक होता है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है, जैसे छूकर, मुंह में देके, अनुभव करके। तो ज्ञानेंद्रियां देखकर, इन चीज़ों से सुनकर ऐसे सीखता है। जैसे उसकी माँ ने उसको अगर आवाज़ लगाई तो वो शांत हो जाएगा, उसने अपनी माँ को देख लिया तो वो चुप हो जाएगा, रोता हुआ बालक। अगर उसको पता है कि जैसे भाप, एक गिलास में गर्म पानी भरा हुआ है जिसमें भाप निकल रही है, वो नहीं जानता कि भाप निकल रही है इसका मतलब ये गर्म है, वो उसको छुएगा, छू के देखेगा कि पानी गर्म है या नहीं। तो ये पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष, संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये बाद में आती। उसके बाद दूसरी अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक। ये जीन पियाजे ने बताया था संज्ञानात्मक विकास में। संज्ञान मतलब बुद्धि के विकास के बारे में, किस तरीके से बच्चे का बुद्धि का विकास होता है। तो दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 2 से लेके 7 साल तक की उम्र के बच्चे आते हैं। चौथी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा मूर्त वस्तुओं, जैसे कि जो वस्तुएं उसको दिखाई दे रही हैं उनके बारे में वो तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे कि एक आप साइकिल उसके आगे खड़ी कर दी और एक मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, तो बच्चा उसके बारे में चिंतन करके बता देगा। सामने होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम कल्पना करो कि बेटा साइकिल ऐसी होगी, मोटरसाइकिल ऐसी होगी, तो नहीं। उसके सामने आपने एक साइकिल खड़ी कर दी, एक मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, तो वह बच्चा 7 से लेकर 11, मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक, 7 साल से लेकर 11 साल तक होती है मूर्त संक्रियात्मक। 7 से 11 ये होती 0 से 2। पूर्व संक्रियात्मक होती है 11 से 7 से 2, 2 से 7। पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से, एक बार समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, ये होती 0 से 2। और मूर्त संक्रियात्मक होती है 11 से 7 से 11। और पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7। और औपचारिक संक्रियात्मक होती है 12 से अधिक। इस तरीके से अवस्थाएं हैं जो संज्ञानात्मक विकास। संवेदी पेशी में छू करके अनुभव करेगा। पूर्व संक्रियात्मक में अभी वो तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, तार्किक चिंतन पूर्व संक्रियात्मक नहीं कर पाता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। आप समझो कि 5 साल का बच्चा जो है वो मूर्त संक्रियात्मक करना शुरू कर देता है और मूर्त संक्रियात्मक चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे एक साइकिल खड़ी कर दी, एक मोटरसाइकिल, तो वो चिंतन करके बता सकता है कि पेट्रोल लेके जाओगे, साइकिल में डालोगे उसके सामने, तो वो कहेगा अरे नहीं सर, ये इसमें नहीं पड़ेगी, ये मोटरसाइकिल में पड़ेगी। तो इस तरीके से ये चिंतन करना शुरू कर देता। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देता है। किसी दिन पियाजे के पर वीडियो बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आता है एक क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र से संबंध क्या है कि जैसे अभी आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके मन में एक मानचित्र बना हुआ है कि हम शिक्षक बनेंगे, फिर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, हम इस तरीके से शिक्षण कार्य करेंगे, हमको उसके लिए बीएड करनी पड़ेगी या बीटीसी करनी पड़ेगी, टेट सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए मनोविज्ञान पढ़ना। ये मानचित्रण बना आपने जब आपने ये सोचा कि मुझे शिक्षक बनना है तब। तो इसको पढ़ते हैं। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना नहीं, मन का चित्र बनाने से मानचित्रण नहीं, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, ये भी नहीं। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, जैसे मानचित्रण कि मन में ये चीज़ आप विचार करोगे कि मैं इस तरीके से ये काम करूँगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मानचित्रण। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की
विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संशोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? प्राथमिक स्तर की बात होती है, इसका मतलब 1 to 5 स्तर तक विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? क्या क्या समस्याएं आती हैं भाई प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सीखने में? नंबर 1 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का उपयोग करना। बिल्कुल भी नहीं, महंगी चमकदार सहायक सामग्री नहीं होगी तो भी बच्चे सीखेंगे। सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों को प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसमें कौन सा होगा बेहतर तकनीक है? क्षमताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग, ये सबसे बेहतर है। देखो हैं तो ये सभी, मैगी वाली तो ये सही नहीं होगी। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकें ये भी हो जाएगा, और कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना ये भी हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा है वो विकल्प है क्षमताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जैसी जिसकी क्षमता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, ये व्यक्तिगत विभिन्नता से प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए हम बच्चों के लिए शिक्षण विधियों शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। तो ये डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अब देखिए, चाहे जीवन हो, चाहे शिक्षण हो, चाहे कोई भी परीक्षा पास करनी हो, आपको सबसे पहले समझना होगा शब्दों का अर्थ। अगर शब्दों का अर्थ समझ जाओगे तो जीवन में भी सफल हो जाओगे। अगर परीक्षा में सफल होना तो भी शब्दों का अर्थ ही समझना, फिर किसी से पढ़ने या पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप स्वयं किताबें पढ़ के आप परीक्षाएं पास कर लोगे। सबसे पहले शब्दों का अर्थ आना चाहिए। तो इनमें मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर शब्दों को मैं व्याख्या करता रहूँगा, जिससे कि आप चीज़ों को समझते रहें। जैसे निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करती है। अब ये सृजनात्मकता शब्द है, इसका अर्थ अगर आपको पता है तो इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। सृजनात्मकता का मतलब है कि कोई विद्यार्थी है वो कितना डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है, कितनी अलग अलग तरीके से चीज़ों को कितना सोच सकता है, उसे सृजनात्मक कहेंगे। एक बच्चा है, उसको आपने कुछ खिलौने दे दिए और उसने खिलौने को एडजस्ट करके घर बना दिया। जैसे मिट्टी खेल रहा है बच्चा तो मिट्टी को एडजस्ट करके घर बना दिया। एक हमारा भतीजा है, उसने जेसीबी बनाई हुई थी, अपना इंजेक्शन से हाइड्रोलिक प्रेशर बना के, और उसने जेसीबी बनाई। तो इससे क्या होता है कि ये दिखाता है कि बच्चा कितना सृजनात्मक है, कितनी चीज़ों को अपने स्तर से खुद से उनमें परिवर्तन कर सकता है, खुद से निर्माण कर सकता है। तो इस चीज़ का पोषण का मतलब इन चीज़ों को कौन बढ़ाता है, पोषण का मतलब इन्हें पालता कौन, इनको सहायता कौन प्रदान करता है, सृजनात्मकता को कौन सहायता प्रदान करता है, कौन इसको पालती है, कौन इसका पोषण करता है। ठीक है, तो समझते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की आंतरिक प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। दूसरा है, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, बिल्कुल ये गलत है। देखो, एक बच्चा जब विद्यालय आया है तो तुरंत तुम्हें भाई उपलब्धि पे बल दे के भाई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना देना। पहले आप ये देखो कि उसकी सृजनात्मकता, उसकी रुचि, उसका ध्यान, उसका अवधान किस तरफ है, उसके बाद आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे। पहले जीवन में सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित कर दोगे तो ये गलत है। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी को कोचिंग, ये भी गलत है। परीक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी है जिसने परीक्षा में 10 अंक हासिल करी, और एक विद्यार्थी जिसने सिर्फ 1 अंक हासिल किया है, लेकिन वो भी सीख रहा है, उसने भी सीखा है, और वो भी आगे जीवन में कुछ करेगा। अगर इसके आधार पे आप उसको 0 अंक दे करके और नामित कर देंगे ये कमज़ोर बालक है या ये परीक्षा में अंक नहीं ला पाया तो ये अच्छा नहीं, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा भाई। तो परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए मैं कोचिंग भी नहीं करानी उसको। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी
विद्यार्थियों का शिक्षण। तो सबसे पहले यही होगा कि विद्यार्थियों, ये दो विकल्प हैं इनमें से देखिए, कि प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो सबसे पहला वाला ही सही होगा। व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण तो हो ही जाएगा। ये सबसे अधिक अच्छा होगा कि आप उसको अवसर प्रदान कराएं। जब अवसर प्रदान कराएंगे तो सृजनात्मकता का पोषण होगा। कैसे होगा, अब इसको समझते हैं कि आपने अगर किसी बच्चे को पढ़ाया है, जल टॉपिक पढ़ाया, क्या जल टॉपिक पढ़ाया है, और जल संरक्षण के बारे में पढ़ाया है। संरक्षण यानी जल को हम कैसे बचाएं। अब बच्चा जब घर पे गया तो उसको नल खुला हुआ मिला, टंकी खुली हुई मिली और पानी बह रहा था, तो बच्चा जाके उसको बंद कर देगा नल को। क्यों कर देगा? क्योंकि उसे अवसर मिला अपनी जो सीखी हुई चीज़ है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का। इसे ऐसे समझ सकते हैं, दूसरे अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप बच्चों से कह दो, जैसे कोई भी तथ्य है कि बच्चों से कहो कि जैसे ये पौधा है, एक पौधा दे दिया आपने छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे, 4th क्लास के बच्चे को एक पौधा दे दिया, दूसरे को भी दे दिया और कहा कि बेटा इसको आपको पोषण कराना है, इसको आपको देखभाल इस पौधे की करनी है। तो वो देखेंगे आपके बच्चे उसमें खाद भी लगा रहे हैं, पानी भी लगा रहे हैं, उसकी प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं। तो ये अवसर उपलब्ध कराना, जिससे कि उनमें सृजनात्मकता आएगी। अलग अलग तरीके से वो उसका पोषण करेंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि बच्चे इस तरीके से भी पौधे का पोषण, पौधे को पाल सकते हैं। ये आपने सोचा भी नहीं होगा। वो चीज़ें वो खोज के लाएंगे। इसका वो लाएंगे कब? जब आप उनको अवसर देंगे, जब आप उनको मौका देंगे उनको। ठीक है, समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से, देखो पिछला क्वेश्चन था उसमें यही अवस्थाएं थी, मैंने अभी बताया था, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त का मतलब कि अब उसके सामने मूर्त अवस्था में एकदम फिजिकली वस्तुएं उपस्थित नहीं है। आप बता रहे हो कि ट्रेन ऐसी होती है, उसमें कई पहिए होते हैं, लोहे की बनी होती है और वो एक लोहे के पथ पर पटरी पर चलती है, तो बच्चा समझ सकता है, क्योंकि अब वो 12 साल से ऊपर हो गया है। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना, यानी कि तर्क संगत, जैसे उसमें मूर्त था, इसमें अमूर्त, तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। आप समझो कि कौन सा विकल्प होगा जब बच्चा अपना अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देगा। क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 साल से ऊपर का, यही होगा सही। संवेदी पेशी वाला क्या सोच सकता है अमूर्त वस्तुओं के बारे में? नहीं सोच सकता भाई। पूर्व संक्रियात्मक वाला सोच सकता है? नहीं सोच सकता। मूर्त संक्रियात्मक वाला सोच सकता है? नहीं सोच सकता। समझ गए? मूर्त संक्रियात्मक का मतलब है जो मूर्त चीज़ों को देखकर, जो जिन्हें छू सके, पकड़ सके, उनको देखकर वो चिंतन कर सकता है 7 से लेकर 11 साल का बच्चा। पूर्व संक्रियात्मक का अर्थ है 2 से लेकर 7 साल का बच्चा, जो कि थोड़ा सा सोचना वस्तुओं के बारे में प्रारंभ करेगा। संवेदी पेशी अवस्था में 0 से 2 साल का ये भाई बच्चा बिल्कुल चीज़ों को सोच नहीं सकता है, ये देख के, छू के, पकड़ के ही उनके बारे में अपना सीखेगा। औपचारिक संक्रियात्मक वाला 12 साल से ऊपर है, ये चीज़ों के बारे में आराम से सोच सकता है अमूर्त रूप से। सीखना समृद्ध हो सकता है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं, अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, हो सकता है। देखते हैं अभी। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, नहीं, क्योंकि देखो छोटे बच्चे व्याख्यान का प्रयोग नहीं समझते। कक्षा में अवधि परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, नहीं। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, बिल्कुल सही ये विकल्प होगा।
बच्चे कैसे सीखेंगे? वास्तविक दुनिया से उदाहरण दिए जाए। जैसे आपने उसको जल प्रदूषण पढ़ाया, तो आप उसको एक तालाब के पास ले जाइए, आप उसको गंदी नाली में बहते हुए पानी का उदाहरण दीजिए, तब वो जल प्रदूषण समझेगा। आप उसको पढ़ाते रहो फलाना ढिकाना, वो कुछ नहीं सीखेगा जब तक वास्तविक दुनिया से आप उसको अवगत नहीं कराएंगे। अगर वायु प्रदूषण पढ़ाया तो आप उसको यह चीज़ दिखाइए कि किस तरीके से धुआं युक्त वायु में हमें सांस लेने में परेशानी होती है। तो ये उसको वातावरण से प्रत्यक्ष अनुभव, वास्तविक अनुभव जिन्हें वो खुद देखे, उसको वो सीखेगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कुछ लंबी हो गई ये वीडियो, किंतु आप काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे। इसी तरीके से अगर साथ बने रहेंगे तो एक बेहतर शिक्षक बन पाएंगे।